Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 25th September, so let's get started. And मैंने कल आपके साथ इंट्रोडक्टरी लेक्चर शेयर किया था ऑफ आर अपकमिंग प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जहां पे हमने बात की थी कि पुराने क्वेश्चन से हम कौन कौन से सोर्स रेफर कर सकते हैं जो हमें अपने अगले अटेम्प्ट में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड मैं आपके साथ पहले दो लेक्चर करूंगा। लेक्चर नंबर 1 विल बी बेस्ड ऑन in general, but lecture number 2 will be specifically based on species in news. Okay. ये दो लेक्चर मैं सभी के लिए ओपन रखूंगा, तो आप उस ऐप इंस्टॉल कर लें। वहां पर ये दो वीडियोस अनलॉक रहेंगे, आप उसमें क्वालिटी देख सकते हैं, फिर डिसाइड कर सकते हैं ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की। उसने अपहोल्ड किया है दी सैंक्शन टू प्रोब ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब कुछ दिन पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, मैंने वहां पे आपको बताया था दैट गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहा गया है, दैट ही शुड एड ऑन दी ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। अब सपोज कीजिए कि चीफ मिनिस्टर ही पर ही कोई केस ऐसा है या कोई करप्शन के एलिगेशन लगे हुए हैं और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। गवर्नर उसके लिए सैंक्शन देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही कुछ वर्क कर सकते हैं। बट यहां पर चीफ मिनिस्टर क्या अपने खुद के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन अलाउ करेगा? उसके लिए सैंक्शन देगा? कभी नहीं देगा। तो यही मैटर था, क्या गवर्नर के पास इस केस में डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो फिलहाल के लिए यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि यस, गवर्नर ने यहां पे जो सैंक्शन दिया है फॉर प्रोब अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल और ये उनको डिस्क्रिशनरी पावर अलाउड है। ओके, कुछ दिन पहले भी हमने इस मैटर को डिस्कस किया था, तो मैंने वही नोट्स आपके लिए दोबारा इंक्लूड कर दिए यहाँ पर। मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, तो आप इसको सेल्फ रीड कर लेंगे या फिर जिस डेट को भी हमने डिस्कस किया था वहां से रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। In a major setback to Chief Minister of Karnataka, Karnataka High Court upheld the permission granted by Governor to conduct an investigation against him on the allegation of illegalities। ठीक है, यहाँ पे एक करप्शन केस चल रहा है इनके अगेंस्ट, जहां पर इन्होंने कुछ लैंड वगैरह परचेज किया था, बट जो एग्जैक्ट प्राइस है उससे कहीं कम दाम पे। ओके, अब यहाँ पे एक पेटिशन फाइल की गई थी चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि ये तो लीगल ही नहीं है, गवर्नर ने जो सैंक्शन दिया है, ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, अब मैंने आपके साथ पीएमएलए एक्ट भी डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपके साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी डिस्कस किया हुआ है पहले। ठीक है, बट उसमें से काम का यही सेक्शन 17A है जो बात करता है अबाउट द अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन। गवर्नर in normal circumstances had to act on aid and advice of the council of minister as per article 163 of the constitution, right? उसी एडवाइस पे काम करना है, but he can take the independent decision in exceptional circumstances and this present case is a example of the exceptional circumstances। ये ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने। तो सिंपल सी बात बस दो याद रखनी है आपको, पहला दिस सेक्शन नंबर 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और दूसरा कि गवर्नर के पास इस मैटर में डिस्क्रिशनरी पावर है जहां पर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी भी तरह के उनके पास सॉलिड एविडेंसेस हैं ये बिलीव करने के कि हाँ इनके खिलाफ करप्शन का केस बनता है, तो वो यहाँ पर परमिशन दे सकते हैं, अपना सैंक्शन दे सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने ये भी कहा है कि गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया है इट शुड बी रेस्ट्रिक्टिव टू अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अप्रूवल दे रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि इनको प्रोसिक्यूट करो। ठीक है, बिकॉज यू कांट जज दैट, गवर्नर कांट जज कि इनको प्रोसिक्यूट करना है या नहीं। नहीं, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि अथॉरिटीज मस्ट इन्वेस्टिगेट बिकॉज देयर आर एविडेंसेस कि इन्होंने कुछ गलत किया है। ओके, सो यही कोर्ट ने रिमाइंड किया, यहाँ पर क्लैरिफाई किया गवर्नर को दैट योर ऑर्डर should be restrictive to approval for investigation under section 17A and not an order granting sanction for prosecution under section 218 of भारत न्याय सुरक्षा संहिता, दैट इज सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है। As it was clarified on behalf of governor that the order has been contained only for investigation under section 17A। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की गई है, प्रोसिक्यूशन होगा या नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, गवर्नर नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमने उस दिन भी समझ लिया था, आप इसको सेलिब्रेट कर लेंगे।
अगेन यहाँ पर भी देखिए, माइनर रेप्ड इन मोरेना बैटलिंग फॉर लाइफ, ठीक है, ये 9 साल की बच्ची थी। अब ये इश्यूज मैं आपको बार बार क्यों बताता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से पहले सुसाइड पे बार बार न्यूज में आया और एक क्वेश्चन बना, उसी तरीके से आपको देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। इसलिए मैंने 20 मिनट के वीडियो सेशन में भी ये चीजें क्लियर की थी आपके साथ, और ये बार बार जो चीजें आती हैं, पिछला हमने जो देखा था जहां पे एक फादर ने ही सेक्सुअली असॉल्ट किया बच्ची को, वो दिखाता है कि सिर्फ कानून के थ्रू हम नहीं रोक सकते इन चीजों को, ये हमारे कल्चरल नॉर्म्स एंड सोसाइटल चेंज के थ्रू ही रोका जा सकता है। पुलिस घर घर थोड़ी पहरेदारी कर सकती है। आई थिंक न्यूज़पेपर में से ज्यादा कुछ है नहीं। यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट, अब ये पहली बार हुआ है एटलीस्ट, ओके, दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ यूएन कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है प्रॉपर तरीके से, जिसने बात की है कि यस, हमें सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की जरूरत है और हम इसको कंसिडर करेंगे। फर्स्ट टाइम इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? रिप्रेजेंटेशन की। अफ्रीका कहता है हमारी इतनी आबादी है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया कहता है कि हम इकोनॉमिकली, मिलिटरली और डेमोक्रेटिकली भी हम लोग अच्छी खासी पावरफुल कंट्री हैं, ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में भी हम अच्छा कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2028 तक, तो हम भी डिजर्व करते हैं एक, और हमने पीस कीपिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। चाइना रशिया तो इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स को मानते भी नहीं है, हम तो मानते भी हैं, ठीक है, हम तो अपहेल्ड भी कर रहे हैं ग्लोबल पीस को, उसके बाद भी हमें सीट नहीं दी जाती। उसी तरीके से जापान, जर्मनी, ब्राजील भी कहता है, ब्राजील का भी यही है कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट से किसी को भी परमानेंट सीट पर रोल नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट आज हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? वेस्ट एशिया और अफ्रीका में। बट यहाँ पर जो वीटो पावर कंट्रीज हैं 5, इनमें से कोई भी उस रीजन से नहीं आती है, ठीक है। यूरोप का रिप्रेजेंटेशन देखिए, 3 कंट्रीज हैं, रशिया, फ्रांस, यूके, अकेले यूरोप से 3 कंट्री को रिप्रेजेंट, तो यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यूएनएससी के रिफॉर्म को मैंने आपके साथ एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी डिस्कस किया था, और ओवरऑल अब यहाँ पे सिर्फ यूएनएससी के रिफॉर्म की बात नहीं, कल मोदी जी ने क्या कहा कि ग्लोबल पीस डिपेंड करता है कि हम इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, इनके रिफॉर्म पर ही डिपेंड करेगा ग्लोबल पीस। अब ये ग्लोबल पीस हर चीज में होने की जरूरत है, यूएनएससी इज जस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, जो कि मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में डिस्कस किया है कल, ओके। यूएनएससी इज वन ऑफ देम। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ में और स्पेशली इसकी जो एपिलेट बॉडी है वहां पर यूएसए जो ब्लॉक करके बैठा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। सिमिलरली आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इनकी वीटो पावर, इनमें जो वोटिंग शेयर है उसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं इनमें सभी में रिफॉर्म की जरूरत है, नॉट ओनली यूएनएससी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने हॉलिस्टिकली आपके साथ कवर की है मेंस 450 प्लस में ना। उसमें हम अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग करने वाले हैं इन चीजों को वन बाय वन, ठीक है। यूएनएससी का देखेंगे, इसके फेलियर्स, इसके सक्सेस, इसमें क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली हम डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे, फिर अगेन ये सब चीजें शॉर्ट में 20 मिनट्स के वीडियोस में हो जाएंगी सफिशिएंटली कि डब्ल्यूटीओ में क्या इश्यूज हैं और इसमें किस तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सिमिलरली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में किस तरह के रिफॉर्म हो सकते हैं और इंडिया क्या कर सकता है उसमें, ठीक है। तो ये चीजें अब 20 मिनट के वीडियोस में डिस्कस हो जाएंगी, क्योंकि मेंस 450 में हमने हॉलिस्टिकली डिस्कस कर लिया कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं, इंडिया का केस कितना स्ट्रांग बनता है। अब 20 मिनट सीरीज में हम वन बाय वन एक एक इंटरनेशनल बॉडी को डिस्कस करेंगे जिस पे चांस है मेंस में आंसर क्वेश्चन आने का। और ये आपकी न्यूज है कि फर्स्ट टाइम यूएनएससी ने रिफॉर्म डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, तो एटलीस्ट बिगनिंग तो अच्छी हुई है यहाँ पर। समिट ऑफ द फ्यूचर चल रहा है, अब तो हो गया खैर कंप्लीट। यूएन समिट डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कंटेनिंग ए डिटेल पैराग्राफ ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज ए गुड बिगनिंग। इवेंचुअली तो हमें ये चाहिए कि एक फिक्स टाइम फ्रेम किया जाए कि आप कब तक इस सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म कर लोगे, क्योंकि रिफॉर्म की सिर्फ बात की गई है, कोई फिक्स टाइम फ्रेम दिया नहीं गया है, 5 साल 10 साल कब तक रिफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड लीडर अडॉप्टेड दिस डॉक्यूमेंट बाय कंसेंसस and it is known as Pact of the Future, promising to reform the Security Council, recognizing the urgent need to make it more representative, inclusive, transparent, efficient, effective, democratic, and accountable. Okay? तो ये फायदा होता है मेन सीरीज का, चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, चलती रहती हैं, न्यूज़पेपर में टाइम सेव भी होता है, एट द सेम टाइम न्यू न्यू पॉइंट्स ऐड करते रहते हैं तो वो दिमाग में घूमते रहते हैं, तो अल्टीमेटली फिर बाद में एग्जाम टाइम पे रट्टा नहीं मानना पड़ता। अब रूरल एरियाज में हमने पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए काफी स्कीम चलाई, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी रही? मनरेगा। अगर कहीं काम नहीं मिल रहा तो यहाँ चले जाओ, यहाँ मिल जाएगा। उसी उसी के अ, उसी को रोल मॉडल मानते हुए ये डिमांड किया जाता है टाइम टू टाइम कि हमें अर्बन एरियाज के लिए भी इस तरह की स्कीम चलानी चाहिए,
ताकि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जा सके। तो यहाँ पर न्यूज ये है कि सेंटर प्लान कर रहा है टू लॉन्च ए न्यू प्रोजेक्ट ऑन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अब वो एग्जैक्टली क्या स्कीम लेकर आएंगे वो अभी पता होना बाकी है, बट यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई जाएगी 25 सिटीज में, और मोस्टली 25 सिटीज वो होंगी जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं, या फिर माइग्रेंट सेंटर है, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, या फिर पोर्ट सिटीज है। 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पे चलाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इसको स्केल अप किया जा सकता है या नहीं। The program is designed to uplift the vulnerable groups within the informal sector, including construction workers, gig workers, waste workers, care workers, domestic worker, transportation worker, who often face occupational, social, and residential vulnerabilities. Migrant workers के साथ तो सीरियस इशू है रेसिडेंशियल वल्नरेबिलिटी का। यहाँ पे इंडियन आर्मी को मिल जाएगा अपाचे। अपाचे हमने यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपके साथ एक सेशन किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने अलग अलग कंट्रीज से क्या क्या वेपन्स लिए हैं। कई बार मैच करने को आ जाता है प्रीलिम्स में। ये हम लोग बार बार बात करते थे कि गवर्नमेंट के जो लेबर या अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो सब फ्रॉड है। यहाँ पे जो लेबर सर्वे हुआ उसने यही कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज नॉट फॉलन। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई कमी नहीं आई है, सिर्फ सरकार डेफिनेशन बदलती रहती है और दिखाती रहती है। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ, खेत में 5 मजदूर बैठे, 3 एग्जैक्टली इस वक्त वर्क कर रहे हैं, 2 फालतू बैठे, बट उसके बाद भी काउंट किया जाएगा कि देखिए वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इन लोग का एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पर भी गवर्नमेंट ने यही क्लेम किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने 1 किलोमीटर की सड़क बनाई है तो पहले इसको 1 किलोमीटर ही काउंट किया जाता था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 लेन है तो इसको 1 नहीं, हम 2 किलोमीटर काउंट करेंगे। अगर ये 4 लेन है तो हम इसको 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर कंसिडर करेंगे कि हमने 4 किलोमीटर सड़क बनाई है। तो ऐसे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए। सेम हाईवे जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम बनते थे तब कहा जाता था ये 10,000 किलोमीटर के आपने हाईवे बनाए। क्यों? क्योंकि वो लेन काउंट नहीं करते थे, वो सिर्फ डिस्टेंस काउंट करते थे कि कितने किलोमीटर की आपने सड़क बना के दी है। ओके, सो आपको बड़े बड़े बीजेपी वाले न्यूज चैनल पे बोलते दिख जाएंगे कि मनमोहन सरकार के टाइम से 10,000 किलोमीटर हाईवे बनते थे, हमारे यहाँ 40,000 किलोमीटर पर। 40,000 नहीं बन रहे, सिर्फ डेफिनेशन में चेंज किया है। उसी तरीके से आपने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में डेफिनेशन चेंज किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जब क्लेम भी किया कि देखिए विमेन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, बट विमेन का जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो एग्जैक्टली वही जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है। एक किराना शॉप है, कभी हस्बैंड बैठ रहे हैं, कभी वाइफ बैठ रही थे, उसको कह रहे हैं कि देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इट इज नॉट कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। इवन कोई सर्वे बिलीव नहीं करता कि गवर्नमेंट इस फ्रंट पे कोई अच्छा काम कर रही है। बर्निंग स्टेबल, वी हैव ऑलरेडी डन मेंस फॉर 50+ सेशन ऑन दिस, ठीक है, उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हैं ऑलरेडी। इजराइल सी 10,000 मोर स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर फ्रॉम इंडिया। अब ये जरूरत इसराइल को क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ काफी सारे बांग्लादेशी आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम बंगाल में, और वो चीप लेबर होते हैं। इंडियन अगर 300 रुपए डिमांड कर रहा है तो ये 120 रुपए में भी काम कर देंगे दिन भर आपका। तो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो इन बांग्लादेशीज को प्रेफर करती हैं, नफरत कितनी भी हो, ठीक है, कितना भी पॉलिटिकल चीख चिल्लाहट मची रहे चारों तरफ, लेकिन अल्टीमेटली इंसान को जब सस्ते में अपना काम कराना होता है तो वो इनको प्रेफर करता है। उसी तरीके से इसराइल में था कि यहाँ पे जितने भी वर्कर्स आते थे वो सब पैलेस्टीनियंस होते थे। अब ये पैलेस्टीनियंस वापस चले गए। अब ये वापस गए तो ये सिर्फ वर्क फोर्स लेके नहीं गए, ये अपने साथ साथ स्किल्स भी लेके गए। अब अगर इसराइल ये सोचे कि हमारे खुद के लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर लेंगे तो आपके लोगों के पास ना तो स्किल्स है इस सेक्टर में काम करने की, और ना ही उनके पास वो एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा पैसे देकर कराया जा सके, वो स्किल्स और एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसीलिए फिर इसराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो कहीं और से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अपने यहाँ पर बुलाए, ठीक। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश से अभी पिछले मंथ में भी काफी सारे रिक्रूटमेंट किए गए थे। एट द सेम टाइम इसमें इंडियंस का क्या बेनिफिट है? फर्स्ट इज कि वो अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां जाइए, आप चाहे वर्क एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे आप अच्छी अर्निंग कीजिए वहां पर, या फिर आप और ज्यादा न्यू स्किल्स सीखिए, ठीक है। तीनों चीज आपको पॉसिबल है। इंडिया के लिए क्या है कि इंडिया कैन बिकम एज अ ह्यूमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये कैपिटल किस पे डिपेंड करती है कि आपके वर्कर्स के पास किस तरह की स्किल्स है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है हमारे पास, ठीक है, स्किल्स है। उसी तरीके से हमारे पास जापान ने डिमांड किया था कि उन्हें 50,000 वर्कर्स चाहिए इन केयर इकोनॉमी, लाइक नर्स, केयर टेकर एंड ऑल दोस्त, ठीक है। तब झारखंड से हमने 50,000 युवाओं को पकड़ा और उनको जापानीज लैंग्वेज सिखाई, एटलीस्ट वर्किंग लेवल के, ठीक है, ताकि वहां के ओल्ड लोगों से वो डील कर सके। जापान में ज्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेट करते हैं। सेम इज इशू विद चाइना।
ओके। तो ये जापान का हमारे यहाँ से केयर इकोनॉमी के लिए लोगों को मांगना या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इसराइल का मांगना, ये सब क्या दिखा रहा है? ये अल्टीमेटली हमें अपॉर्चुनिटी देता है टू बिकम एज अ ह्यूमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बट ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज द एजुकेशन एंड सेकंड इज द स्किल्स। राइट, ये दो चीजें होंगी तभी हम ह्यूमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन पाएंगे। अब जब हम ह्यूमन कैपिटल बनने की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हाईटेक सेक्टर्स पे बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, वो अपनी जगह है। बट एट द सेम टाइम जो लो स्किल्स, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और वही गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर कर रही है। दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव is a result of government to government agreement signed between India and Israel in November 2023. Right, this is one thing. Second is National Skill Development Corporation. It is responsible for preparing candidates for the technical as well as professional challenges they will face in Israel. ठीक है, वो लैंग्वेज बैरियर भी आ सकता है, वहां भी हैब्रू बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम होता है कि 3 महीने में आप उनको एटलीस्ट वर्किंग लेवल की, ताकि वो अपना काम वहां कर सके, इतने तो आपको सिखाना पड़ेगी। Okay. Now this can position India as a global supplier of the skilled human resource in international market. But ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्किल्ड वर्कफोर्स भेजनी है अपने यहाँ से, अनस्किल्ड नहीं। ठीक है, जिनका वहां पे सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता रहे, या जहां वो लोग जाकर वहां पे बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पाए। राइट, तो ये एक अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मून पे मिली हैं कुछ बीट्स जो सजेस्ट करती हैं कि शायद वोल्केनो यहाँ पर काफी बाद तक रहा होगा। जब मून बना होगा उसके भी मिलियंस ऑफ ईयर बाद तक वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ होती रही हैं। यानी कि पूरा का पूरा, जब पूरा लिथोस्फीयर सेटल डाउन हो चुका था मून पे, उसके बाद भी वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे काफी टाइम तक एक्टिव रही होंगी। इन्हें यहाँ पे मिला है ग्लास बीट। अब ये जो ग्लास बीट होती है, ये दो तरीके से बन सकती है। एक तरीका है, या तो ये वोल्केनिक इन ओरिजिन हो सकती है, या फिर दूसरा है कि बाहर से कोई एस्टेरॉइड या कोई रॉक सरफेस आया हो, उसने स्मैश किया हो, मून के सरफेस पे हिट करे, और तब ये बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वोल्केनिक बीट्स हैं तो वो यूनिफॉर्म होंगी, जबकि अगर वो इम्पैक्ट बीट्स हैं, यानी किसी और बाहर से रॉक के हिट होने से बनी है, तो दे विल हैव फ्रैक्चर्स बिटवीन दैम। ठीक है, ये एक छोटा सा फर्क है दोनों में। अब ये न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है, काम का सिर्फ एक पॉइंट है, वो ये कि हमारा जो चंद्रयान 4 है वो क्या परफॉर्म करने वाला है? सैंपल मिशन। ओके, Chandrayaan 4 is poised to conduct on-site sampling and analysis of lunar material, which may include rocks from volcanic periods in the moon history. ओके, और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लुनार के 4 एरियाज को। तो उसमें फिर अब ये क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आखिर ये मून पे वोल्केनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा टाइम तक कैसे एक्टिव रही। ओके, देन कल हमने देख लिया था क्वाड में हमारे 4 एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं चारों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, वो हमने देख लिया था, उसको उसमें नहीं जाएंगे वापस। बाकी हमने आपके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर की है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया था, दैट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या करेगा? आपके पूरे क्रेडिट्स का रिकॉर्ड रखेगा, बचपन से लेके तो जब तक आप काम कर रहे हो। जैसे आप कॉलेज में हो, इसके साथ अगर आप कहीं पे कोई स्किल्स स्किल्स गेन कर रहे हो या ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, या उसी तरीके से कि आपने कहीं पर किसी के साथ वर्क किया, या सपोज कीजिए कभी अटल टिंकरिंग लैब में आपने वर्क किया होगा, ठीक है, या आप कहीं पे जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, इस तरह की जो भी चीजें, वो सारे क्रेडिट्स आपके एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं। तो इसी पे लेकिन उन्होंने आर्टिकल लिखा है, बट पहले ही आपको मैं ये बता देता हूँ, ही इज चेयरमैन ऑफ यूजीसी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आर्टिकल वन वे जाएगा। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट और एनईपी की तारीफ में जाएगा। बट हमें सिर्फ इतना जानना है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज एक्चुअली गुड इनिशिएटिव। जैसा कि हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को भी इवॉल्व होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, तो उसी में अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो लेकर आए, इट इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। यूजिंग दिस एनसीआरएफ, higher education institution can give a unified accumulation and transfer of credit across multidisciplinary education, including skill education. The NCRF gives students the flexibility to earn credits from classroom teaching, laboratory work, adult tinkering laboratories, research projects, assignment, tutorials, sports, games, yoga, performing art, music, handicraft, social work, National Cadet Corps, National Service Scheme activities, vocational skill education, minor and major projects, on the job training, internship, apprenticeship and experimental learning.
यानी कि आप जो भी कुछ करोगे उनसे कुछ ना कुछ क्रेडिट अर्न करोगे और वो सब रिफ्लेक्ट होंगी आपके नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो आपका पोर्टल बना के आपको दिया जाएगा। वरना पहले क्या होता था कि आपने कहीं कॉलेज वॉलेज के साथ कहीं साइड में कोई छोटा सा स्किल का कोर्स किया, उसका फिर आप सर्टिफिकेट अपने रेज्यूमे में लगाते रहते थे, राइट? तो वो चीजें नहीं करनी होंगी। इन कीपिंग विद द इनएविटेबल रैपिड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एनसीआरएफ एम्स टू हेल्प इंस्टीट्यूशंस रिमेन फ्लेक्सिबल एंड कॉम्पिटिटिव। तो ये इंस्टीट्यूशंस के रिस्पेक्ट में NEP 2020 also advocate the multidisciplinary education and research university concept, ठीक है, जिसे हम लोग मैरो कहते हैं। यानी कि एक ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो बस वहाँ इंजीनियरिंग हो रही है। अगर मुझे अपनी इंजीनियरिंग के साथ एट द सेम टाइम मैं हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री भी पढूं, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग के साथ हिस्ट्री पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे किस काम की, अगर उसका क्रेडिट मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको और बेटर भी बनाएगा। These higher education institutions would be to serve as nurseries for scholars and intellectuals. वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग पे काफी एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर। द एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग फोकस ऑन फंडामेंटल रिसर्च, इनोवेशन, intellectual pursuits and ensure that the knowledge production and skill training coexist as deeply interconnected process। अब ये फंडामेंटल रिसर्च, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल परस्यूट, ये सब बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए अच्छी है, ठीक है, लिखने के लिए भी अच्छी है, बट अल्टीमेटली हमारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की क्या हालत है हम जानते हैं, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च तो छोड़िए, रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग स्कूल कॉलेज में भी कभी प्रोजेक्ट बनाना होता था, बच्चे बाहर से खरीद लाते थे। 11th क्लास में आपको कहा जाता था कि आप फिजिक्स पढ़ाइए, हमने आपको ट्रांजिस्टर बनाइए छोटा सा। अब बाहर जाते थे, 350-400 रुपए का मिलता था, ले आते थे, जमा कर देते थे। वो बच्चे का फेलियर नहीं होता था, वो फेलियर होता था टीचर्स का, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने सिखाया ही नहीं बनाना, बस कह दिया प्रोजेक्ट बना के लाओ, बच्चा ले आता कहीं से भी। सिमिलरली कॉलेज में भी टीचर सिर्फ आपको पतली सी एक बुक ले आते हैं, उसमें से नोट्स लिखवा देंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और फिर कहेंगे चलिए कोडिंग करके दिखाइए, हमें आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। जिस बच्चे को आउटसाइड से कोई नॉलेज होगा कोडिंग कर लेगा, जिसे नहीं है वो नहीं कर पाएगा, फिर ग्रेड दे दी जाएगी ABC करके। तो वो टीचर्स का फेलियर होता है। और हमारी सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर भी वही बनते हैं जिनको खुद को कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, और वो भी टेम्परेरी करते हैं, जहां जब उनको कहीं पे जॉब मिली वो चले। Okay, that is the reality of most of the education institutions in India. The primary objective of this credit framework is to help higher education institutions balance the vocational and skill training and knowledge generating academic pursuits so that HEIs play a pivotal role in shaping individual futures and societal progress। बड़ी बड़ी बातें लिखी है सिर्फ उन्होंने सरकार को डिफेंड करने के लिए, बट सिंपल पॉइंट जो आपको करना है वो बस इतना सा है, ठीक है। ये NCRF का बस इतना ही फायदा है। मैं चाहे स्पोर्ट्स खेल लूँ, योग कर लूँ, मैं चाहे कहीं पे किसी लेबोरेटरी में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, ठीक है, वहां पे वर्क कर लूँ, या मैं कोई स्किल्स कोर्स कर लूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा हूँ कहीं, ये सब मेरे क्रेडिट फ्रेमवर्क में रिफ्लेक्ट होंगी। बस ये मेरे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, बस इतना ही पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल में। बाकी सरकार की चापलूसी करनी पड़ती है आजकल, तभी जाके अपॉइंटमेंट मिलती है यूनिवर्सिटी में। फैक्ट चेक यूनिट, वी हैव डन दिस इन डिटेल 2 days बैक इन डेली न्यूज एनालिसिस ओनली, ठीक है, तो वहां पे सब क्लियर हो चुका है आपको। बट डेफिनेटली ये फैक्ट चेक यूनिट आज गिर गई है, बट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट अपील जरूर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, अपील भी होगी, और देखते हैं सरकार इसको रिवर्स करा पाती है या नहीं। रिट्रैक्शंस, अब ये रिट्रैक्शन वही सेम बात रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैंने आपको अभी एग्जैक्टली अभी समझाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कीजिए कि आप कहीं रिसर्चर हैं, अब आप जितनी नंबर ऑफ रिसर्च या जितने नंबर ऑफ पेपर ज्यादा पब्लिश करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके प्रमोशन वगैरह के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको अवार्ड्स वगैरह मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक रिसर्चर का एग्जांपल दिया है जिसने एक ही साल में 300 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश कर दिए। डू यू थिंक ये पॉसिबल है? एक रिसर्च करना किसी भी इशू पर, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप 300 से ज्यादा पेपर पब्लिश कर दिए आपने एक साल में, ठीक है? यानी कि वही फ्रॉड हो रहा है जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे होता था अपने, कि बाहर कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको बने बनाए पेपर दे रही हैं और आप बस उनको पब्लिश किए जा रहे हो, और फिर उनको जब जर्नल्स वगैरह रिजेक्ट कर देते हैं, उनको ड्रॉप कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दिस रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो पूछा गया व्हाट इज रिट्रैक्शन, तो ये दिखाता है कि आजकल साइंटिफिक और रिसर्च कम्युनिटी में भी क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है, और किस तरीके से फिर इनके पेपर रिजेक्ट होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रैक्शन। Paper retractions are becoming more common worldwide even as the research misconduct problem is worsening in India.
ठीक है, सिर्फ नाम के लिए रिसर्च होती है, इसलिए हमारे यहाँ रिसर्च एकेडमिक और इंडस्ट्रीज का कोरिलेशन नहीं है। जो इंडस्ट्रीज आ भी जाएं तो वो किस रिसर्च को कमर्शियलाइज करें, कुछ तो करो ऐसा। सिर्फ पेपर पब्लिश करते हैं नाम का। हम पर्सनली भी ऐसे बच्चों को देखा हुआ है जिनके पास नॉलेज एकदम जीरो दिखता है, बट वो कहते हैं कि हमारा डीआरडीओ की वेबसाइट पे पेपर पब्लिश हुआ था। पता नहीं क्या पब्लिश किया था, कहीं और से पेपर उठाते हैं, जमा कर देते हैं, ये हमारी टीम का प्रोजेक्ट है। Anyway, what are retractions? This is a mechanism that kicks in when a scientific paper published in an academic journal is found to be so flawed as to merit being removed from the scientific literature. ठीक है, इसे कहते हैं retraction exactly. साइंटिफिक फ्रॉड इज सरप्राइजिंगली एंडेमिक, हर कंट्री में सब जगह यही हो रहा है आजकल। ठीक है, अब ये क्यों होता है? कई बार प्लेगरिज्म की तरह वजह से, कई बार एडिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, कहीं इमेज मैनिपुलेट की जाती है, या फिर यूज ऑफ पेपर मिल्स। पेपर मिल्स यानी कि चाइना, रशिया, ईरान जैसी कंट्रीज हैं जो आपको पेपर सप्लाई करते रहते हैं। जैसे बच्चों को ये लोग प्रोजेक्ट सप्लाई कर देते हैं ना कि ठीक है ये रहा ट्रांजिस्टर, ले जाओ दिखा देना, या फिर ये रहा प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ, ये फाइल ले जाओ, 300-500 रुपए दे जाओ और आज जमा कर देना ले जाके। बस वही होता है यहाँ पे यूज ऑफ पेपर मिल्स। Many publishers had fast tracked the peer review process for papers they received from the scientists. अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, peer review process। ठीक है, यानी आप ही एक ही क्लास के या अलग अलग बैच के दो बच्चे हो, आप लोग आपस में एक दूसरे का रिव्यू कर देते हो और ओके कर देते हो कि हाँ ये रिसर्च पेपर अच्छा है। The number of retractions in a given time period multiplied by 1000 and divided by the total number of published articles, ये exactly इसका इंडेक्स बनाया जाता है, नहीं पूछा जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। Why do scientists falsify papers? Because paper mills are the enterprises that churn out fake or low quality journal papers and sell them to scientists. Just like कॉलेज में आप लोग बने बनाए प्रोजेक्ट खरीद के ले आते थे कोचिंग्स वगैरह से, ठीक है, वही कहलाती है यहाँ पे पेपर मिल्स। Now, because of research institutes' desire to improve their national and international university ranking, अब हमारे यहाँ भी जो, जब मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, सॉरी, जो हमारा रिसर्च फ्रेमवर्क की रैंकिंग आती है, उसमें एक पैरामीटर था कि आपके इंस्टीट्यूट से कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। तो कई बार ये इंस्टीट्यूट्स भी अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए फालतू के रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते रहते हैं, इधर उधर से परचेज करके बिना अच्छी क्वालिटी के, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो सके। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, फॉर कैंडिडेट टू डिटरमिन वंस चांसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड, सिक्योरिंग ग्रांट्स एंड गेटिंग अवार्ड्स। दिस इज सेकंड रीजन कि क्यों एक आदमी साल में 300 पेपर पब्लिश कर रहा है। और थर्ड रीजन है पब्लिश और पैरिश कल्चर, दिस एनकरेज द पेपर मिल्स। अब कई बार ये होता है कि आप पे प्रेशर भी रहता है कि आपकी तरफ से कोई पेपर ही नहीं आ रहा है, कुछ तो रिसर्च करके पब्लिश कीजिए, तो फिर वो इसी तरह से कोई भी फर्जी पेपर उठा के पब्लिश कर देता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है, या तो आप पब्लिश कीजिए या आप पैरिश हो जाओगे। मिसकंडक्ट मेक साइंटिस्ट लूज ट्रस्ट इन वन अनदर एंड इन लिटरेचर, दैट इज साइंटिफिक लिटरेचर। उसी तरीके से आजकल ना प्राइवेट कंपनीज ने बड़ा फ्रॉड मचाया हुआ है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स मत लीजिए। आई मीन कृष्णा के टाइम से आज तक हम लोगों ने देखा है, अपने दादाजी के जमाने तक एटलीस्ट, ठीक है, कि डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स ही रहे हैं मोस्टली इंडिया में, और सबकी हेल्थ भी अच्छी होती थी, हाइट भी अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छा होता है। अब ये कहते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए, आप प्लांट बेस्ड मिल्क पीजिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। ये उसी तरीके से एक और रिसर्च का फ्रॉड सामने आया था यूएसए में, जब ये जो प्राइवेट कंपनीज थी ये रिसर्चर्स को फंड कर रही थी कि आप ये प्रूफ कीजिए और इस पे पेपर्स पब्लिश कीजिए बार बार कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, मदर्स मिल्क है, ठीक है, वो उतना हेल्दी नहीं है। हमारे जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं ये इसके इक्विवेलेंट या इससे ज्यादा हेल्दी हैं बेबीज के लिए। और इस तरह के कई रिसर्च पेपर निकाले गए और फिर लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि हाँ ये फलाना कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है ये जो इन्फेंट बेबी है उसकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा है। तो ये इस तरह से कई बार जो कमर्शियल कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, ये फंड भी करती हैं इस तरह के रिसर्चर्स को कि आप इस तरह की पेपर्स रिलीज करते रहिए, तो उससे उनका बिजनेस बनता रहता है। राइट, ये भी एक रीजन है कि क्यों इस तरह की फ्रॉड चीजें चल रही हैं। ये वियतनाम में सबसे ज्यादा होता है, जहां से इस तरह के डॉक्टर्स निकल के आते रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, और वो आपको यही बताते रहेंगे प्लीज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स मत लीजिए, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम मत कीजिए, प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लीजिए। अभी एक कंपनी ने लॉन्च किया है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दीपिका पादुकोण उसका ऐड कर रही है, ऑल नॉनसेंस। स्पाइस बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एमडीएच वगैरह के जो मसाले थे ये रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि इनमें मिला था कार्सिनोजेनिक एजेंट।
राइट। तो उसके बाद स्पाइस बोर्ड ने कहा था कि यार इसकी क्वालिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसके लिए एक स्कीम भी लेकर आई है। पहले थोड़ा सा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1987 में एक, सॉरी 1986 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसी के अंडर में बना था, इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कह रहे हैं। इसमें मर्ज कर दिए गए थे, पहले दो बोर्ड एग्जिस्ट करते थे, कार्डमम बोर्ड एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया स्पाइस बोर्ड। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसकी फंक्शंस क्या है? इट एक्ट्स एज एन इंटरनेशनल लिंक बिटवीन इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड importers abroad, and it has been involved in various activities which touch upon every segment of the spice sector। पूरे स्पाइस सेक्टर को प्रमोट करने का, रेगुलेट करने का, ये सारा काम इसी का है। इसलिए जब ये कैंसर कॉजिंग एजेंट के केसेस आए थे सिंगापुर और दूसरी कंट्री से, तब इन्होंने कहा था कि फिर हम लोग अपने यहाँ पर जो चेक है सर्टिफिकेशन क्वालिटी, उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। तो ये मेन फंक्शंस हैं, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, इसको मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ। और ये स्पाइस बोर्ड वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, गलती से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मत मार देना। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक स्पाइस स्कीम। इस स्कीम का गोल है टू एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड वैल्यू एडेड स्पाइस प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम्स एंड अपग्रेडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। और इसको इंप्लीमेंट कब तक किया जाएगा? जो 15 फाइनेंस कमीशन का टर्म बचा है अप टू 25-26, यानी हार्डली एक साल की स्कीम है। इसकी कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं, क्योंकि यही सब चैलेंजेस भी हैं इसमें, ठीक है, इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्कीम लाई गई है। पहला, यहाँ पे क्या करेगा ये स्कीम? टू फैसिलिटेट द वैल्यू एडिशन एंड ड्राइव इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए न्यू सब कंपोनेंट्स जैसे मिशन वैल्यू एडिशन, मिशन क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस, ये जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मिले थे उसी के रिस्पेक्ट में, प्रमोशन ऑफ जीआई स्पाइसेस, सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्पाइस इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उनका यही काम है कि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करना। दूसरा, थ्रस्ट ऑन फार्मर ग्रुप या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर क्लस्टर्स, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। बाय द एक्सपोर्टर्स विद ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर्स आर एलिजिबल फॉर दिस, बट प्रेफरेंस दिया जाएगा जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं या एमएसएमई हैं उनको। इसके अलावा कंपोनेंट्स हैं इसके सच एज इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन। दीज आर डिजाइन टू एम्पावर द फार्मर ग्रुप्स। प्रायोरिटाइज किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट को, टारगेटेड असिस्टेंस दिया जाएगा इसके लिए। और इसके अंडर में जो भी एक्टिविटीज होगी उनको जियो टैग किया जाएगा, फंड अवेलेबिलिटी, स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, और जो भी स्टेटस होगा उसको पब्लिश किया जाएगा ऑन बोर्ड्स वेबसाइट, ठीक है। तो बस एक छोटी सी स्कीम है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ याद रखिए। अगर आप फर्स्ट पॉइंट भी याद रखिए, स्पाइस स्कीम अगर मेंशन कर सकते हैं कल को, तो काम हो जाएगा उसमें में, ठीक है। तो अभी तक मैं आपके साथ 3 क्रॉप कवर कर चुका हूँ। मैंने आपके साथ रबर इन डिटेल कवर किया है, मैंने आपके साथ कॉफी भी इन डिटेल कवर किया हुआ है, मैंने आपके साथ ऑयल पाम डिटेल में कवर किया हुआ है, और साथ में हमने यहाँ पे स्पाइस वगैरह के बारे में जान लिया, ठीक है। यही सब चीजें प्रीलिम्स में भी करेंगे, बट बाद में रिवीजन हो वो ज्यादा बेटर है। अगर आपने न्यूज़पेपर शुरू से फॉलो किया तो काफी चीजें हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। ईयू ग्रीन रेगुलेशन, नाउ इसमें ऐसा क्या है जो इतना वरी है बांग्लादेश, इंडिया और बाकी सारी कंट्री? तो ये ईयू रेगुलेशन क्या कर रहा है कि अपैरल सेक्टर में, अब जैसे इसका सीबीएम पढ़ा था ना हमने, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, उसने भी हमारी एक्सपोर्ट पे असर डाला, मतलब जब फोर्स में आएगा, ठीक है, बट उसके लेके इंडस्ट्रीज इक्वली भरी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कपड़ा बनाने वाले ब्रांड्स हैं यूरोपियन यूनियन में, ये ब्रांड्स क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया जैसी कंट्रीज में कपड़ा बनता है, वापस ये लोग इंपोर्ट करते हैं, उस पर अपने ब्रांड का टैग चिपकाते हैं और फिर वहां पे मॉल्स में सेल करते हैं, राइट। बट बनता इन छोटी कंट्रीज में ही है ये सब कुछ। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ईयू ने यहाँ पर कुछ ग्रीन रेगुलेशंस बनाए, उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो कपड़ा बन के आ रहा है, तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है इन ब्रांड्स पे कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि ये कपड़ा जहां से बन के आ रहा है वहां पे वो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो ज्यादा एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही हैं, क्या वो चाइल्ड लेबर को यूज कर रही हैं इसमें, इन कपड़ों को बनाने में, या फिर क्या यहाँ पर लेबर का किसी भी फॉर्म में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स एटसेट्रा। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं ये सब इंश्योर करना होगा इन ब्रांड्स को, तभी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये इंडस्ट्री चाहती है कि अगर हम ये सब बातें सोचने लगे, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज या वाइल्ड लाइफ को कोई थ्रेट तो नहीं हो रहा हमारी फैक्ट्री से, तो फिर हमारी तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चाहती है कि ब्रांड्स एटलीस्ट थोड़ा शेयर करें
इसको कोप अप करने में, इन रेगुलेशंस को कोप अप करने में। यानी 50% इसकी जो कॉस्ट बढ़ेगी इन सबको कंप्लाई करने में, वो ब्रांड्स भी बियर करें, 50% ये जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वो बियर करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रांड्स पूरा पास ऑन कर दें कि देखिए आपकी कंट्री में बन रहा है, आप जानिए, हमें बस ये चाहिए कि आपकी फैक्ट्री से पॉल्यूशन ना हुआ हो, आपने चाइल्ड लेबर का यूज ना किया हो, एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो ये बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्री चाहती हैं कि ब्रांड्स हमें सपोर्ट करें इस चीज में, ताकि हम इन रेगुलेशंस को फॉलो कर पाए। न्यू ग्रीन सप्लाई चेन रेगुलेशन, इसका नाम दिया गया है यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलीजेंस डायरेक्टिव। ड्यू डिलीजेंस का यहाँ पे मतलब है कि इन ब्रांड्स को ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना होगा कि जहां से ये कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री से भी, वहां पर जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो ग्रीन वे में हो रहा है। ठीक है, दिस रिक्वायर कॉर्पोरेशंस टू मेक देयर ग्लोबल वैल्यू चेन्स मोर सस्टेनेबल। बांग्लादेश, अब ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2020 में, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथिंग ये है चाइना, और सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश। इंडिया नहीं आता सेकंड नंबर पे, याद रखिएगा। तो ये जो लेकर आए ड्यू डिलीजेंस वाला, इट सीक टू ब्रिंग कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस इन लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सीबीएम भी इसी तरह का एक अटेम्प्ट है यूरोपियन यूनियन का। मेजर यूरोपियन ब्रांड्स मस्ट एंश्योर देयर सप्लायर्स, चाहे बांग्लादेश में हो, वियतनाम में हो या इंडिया में हो, they are conducting due diligence to protect workers and communities from the adverse effects of their operations and pay compensation for damage। अगर आप डैमेज कर रहे हो तो फिर कंपेंसेशन पे कीजिए, सेफगार्ड कीजिए लेबर को, सेफगार्ड कीजिए ह्यूमन राइट्स को, सेफगार्ड कीजिए एनवायरमेंट को। ओके, ये सब तरह तरह के बैरियर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन आज दूसरी कंट्रीज पे इम्पोज कर रहा है। सीबीएम भी इसी का पार्ट है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी मार दिया इसराइल ने, और इसने जो स्ट्राइक की है उससे लेबनान में भी 560 लोगों की डेथ हो गई है। जैसे मैंने कल आपसे कहा था, जब तक कैपिटलिज्म है तब तक वर्ल्ड में वॉर चलती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। ओके, ये लेबनान से रिलेटेड ना, प्लीज इसको याद रखिएगा, सिडॉन पोर्ट, क्योंकि यूपीएससी पोर्ट बहुत पूछता है अलग अलग कंट्री। ठीक है, हाइफा पोर्ट इसराइल में, एंड दिस सिडॉन पोर्ट ये है आपका लेबनान में। ठीक है, ये है इसकी कैपिटल बेरूत। सिडॉन पोर्ट प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये इजराइल की स्ट्राइक बहुत ज्यादा हो रही है इधर, और सभी लोग अब माइग्रेट करके नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन, इसलिए ये न्यूज में है तो आपसे पूछा जा सकता है। तुवालू, अब जब मैंने आपको इंडो पैसिफिक फोरम की बात की थी, तब अब मैंने आपको मैप दिखाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो कंट्री है ये सबमर्ज हो जाएगी बहुत जल्द, मे बी 2050 तक ही इसका मेजोरिटी एरिया सबमर्ज हो जाएगा। अब हो ये रहा है कि ये अभी सबमर्ज नहीं भी हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो टाइड्स आती हैं, इनकी वजह से इनका जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता जा रहा है। ठीक है, अब ये होने की वजह से इनके यहाँ पे जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं या फ्रूट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं, ये भी इनकी फूड सिक्योरिटी पे एक थ्रेट बना दिया है इसने। तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छी डील की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। A landmark climate and security treaty with Australia announced in 2023 provide a pathway for 280 Tuvaluans annually टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हर साल 280 लोगों को माइग्रेट करना अलाउ करेगा कि आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाइए। बट ऑब्वियसली बात, एक नए कल्चर में जाना होगा, और ऑस्ट्रेलिया भी एक साथ नहीं लेना चाहता क्योंकि इनकी टोटल पॉपुलेशन है 11,000। अब 11,000 लोगों को लेने को एक साथ ले सकता है ऑस्ट्रेलिया, बट फिर वो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उसने ये अलाउ किया है कि मैं हर साल 280 लोगों को अपने यहाँ सेटल होना अलाउ करूंगा। ठीक है, तुवालू इज ए 11,000 पीपल who live on 9 atolls scattered across the Pacific are running out of time। नासा का कहना है कि by 2050 the tides will submerge half of the main atoll of Funafuti, home to 60% of Tuvalu residents। तो इन लोगों को आज नहीं तो कल माइग्रेट करना ही पड़ेगा। दूसरा, अभी के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सी वॉल्स, ताकि पानी को रोका जा सके, एक बैरियर बनाया जा सके टू गार्ड अगेंस्ट दी वर्सनिंग स्टॉर्म सर्ज। एक तो ये तरीका है। दूसरा, इन लोगों को आर्टिफिशियल आइलैंड आपने सुना होगा, चाइना मास्टर ये करने में, तो इन लोगों ने भी यहाँ पे 17 एकड़ ऑफ आर्टिफिशियल लैंड बिल्ड किया है, एंड दे आर प्लानिंग मोर टू स्टे अबव द टाइड्स अंटिल 2100। ठीक है, ये दो स्टेप इन लोगों ने लिए हुए। अब मुझे ये बताइए कि ये दोनों स्टेप्स इनके मिटिगेशन की कैटेगरी में फॉलो करेंगे या अडेप्टेशन की। तुवालू वांट्स टू चेंज द लॉस ऑफ द सी। क्यों? क्योंकि अब ये सोचिए कि आज सपोज कीजिए कि इसका आइलैंड का एरिया इतना है, ये एरिया धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा,
ठीक है, सबमर्ज होगा लैंड। तो आप सोचिए कि लैंड सिर्फ ये एरिया इतना रह गया। तो यहाँ पर यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग इसका ईजेड कितना एक्सटेंड करता था। अब जब ये एरिया ही छोटा रह गया तो इसका ईजेड भी छोटा हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली आपकी टेरिटरी से डिसाइड होता है, 200 नॉटिकल माइल्स। ये तो यहाँ पर ये चाहता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी में चेंज किया जाए और हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं या स्टेटहुड है ये परमानेंट मान लिया जाए। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि कल को अगर हमारी टेरिटरी यहाँ से श्रिंक होके इतनी रह गई तो आप कहोगे कि अब आपका 200 नॉटिकल माइल्स भी श्रिंक हो जाएगा। नहीं, आप परमानेंट मान लीजिए कि अगर ये टेरिटरी श्रिंक भी हो जाए तो हमारा जो टेरिटोरियल वाटर या ईजेड है वो उतना ही रहेगा जितना आज है। ठीक है, तो ये पहली डिमांड है इन लोगों की। सेकंड, जब तक यूएन क्लॉज इस पे कुछ करे उससे पहले तिवालू के जो नेबर्स हैं 18 मेंबर्स ऑफ द पैसिफिक आइलैंड फोरम, उन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि रीजन्स मैरीटाइम बाउंड्रीज आर फिक्स्ड। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी आइलैंड का एरिया सबमर्ज होने लगे तो भी। 15 governments have also signed bilateral communique with Tuvalu agreeing that the boundaries will not be changed by sea level rise. Okay? अब यूएन क्लॉज इसको कब एग्री करता है वो देखा जाएगा। ओके, आई थिंक आज इतना ही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज सेशन शॉर्ट इसलिए था क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ काम पर नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही था, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म का। वो चीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी मेंस 450 में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। एंड प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज को प्लीज ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ये ही आपको अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा। ओके, 3 साल का करंट अफेयर फॉलो करना और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम न्यूज आर्टिकल्स। मैंने कल आपको दिखाया है विद प्रूफ कि किस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो एग्जैक्टली आपको ना तो कोई कोचिंग की मैगजीन हेल्प कर पाएगी उसमें और ना ही आपकी स्टैटिक बुक्स। ओके, सो साइंस टैग एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन दो पर हम लोग अभी से फोकस कर रहे हैं ताकि हम इसका मेजॉरिटी सेक्शन कंप्लीट कर सकें बिफोर स्विचिंग ओवर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, so do join that prelims revision series. Do install the official app Easy as Spy. That's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.